दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इनसाइड सक्सेस में। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के जो निर्धारित एग्जाम के पेपर हुए थे उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यह पेपर जो हमारे लेके आए हैं ये है 2017 का, नवंबर 2017 का ये पेपर है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों 50 प्रश्न है इसमें, जो प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। देख लीजिए जैसे कि लिखा है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित में किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो ऑप्शन क्या है? पहला गुजराती, दूसरा पंजाबी, तीसरा मराठी, चौथा सिंधी। तो कौन सी भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? तो गुजराती भाषा का हुआ है, ध्यान देंगे। और सौरसेनी अपभ्रंश से और कौन सी भाषा को उत्पन्न हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, ये 4 भाषाएं सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई हैं। और अर्धमगधी अपभ्रंश से कौन सी उत्पन्न हुई भाषा? तो पूर्वी हिंदी। और मगधी अपभ्रंश से कौन सी भाषा उत्पन्न हुई है? तो बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। और पैसाची अपभ्रंश से कौन सी भाषा उत्पन्न हुई है? तो लहदा, पंजाबी। और ब्राह्मण अपभ्रंश में सिंधी और महाराष्ट्री से मराठी हुई हैं। तो दोस्तों पहला नंबर प्रश्न जो था किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? तो गुजराती से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से विकास किसका हुआ? गुजराती का हुआ है। अगला है शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ है। तो प्रश्न है शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ है। ऑप्शन है 1862, ऑप्शन है 1870, तीसरा है 1883 ईस्वी और चौथा है 1888 ईस्वी। तो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ है? 1883 ईस्वी में, ध्यान देंगे। 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज का प्रकाशन हुआ है। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शिव सिंह सेंगर, ध्यान देंगे। शिव सिंह सेंगर इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वी राशों के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास भी एकदम नहीं है। तो किस का पूछ रहा है कि पृथ्वीराज राशों के संदर्भ में किस आलोचक ने ये पंक्तियां कही हैं। ऑप्शन है मुनिजिन विजय, राहुल सकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो ये पंक्तियां कही हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास एकदम नहीं है। तो ध्यान देंगे। और जो राहुल सकृत्यायन का इतिहास ग्रंथ लिखा है वो कब लिखा गया है? 1944 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना, सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ का वर्णन किस कृति में हुआ है। तो प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के 14वीं और 15वीं शताब्दी के हिंदुओं और मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत का यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है। तो पहला ऑप्शन है हमीर काव्य, दूसरा है कीर्त कौमुदी, तीसरा है कीर्त पताका और चौथा है कीर्त लता। तो किस में हुआ है वर्णन किया गया है? तो कीर्त लता में किया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में, ध्यान देंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं और 15वीं शताब्दी के मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन विद्यापति कीर्तलता में किया गया है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है सगुना ही अगुना ही नहीं कुछ भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है। तो पंक्ति दी गई है और पूछा जा रहा है कि इस तथ्य को तुलसीदास किसके द्वारा कहलवाया है। ऑप्शन है शिव, कागभूषुंडी, भारद्वाज, तुलसीदास की स्वयं की युक्ति। तो ये कहा है शिव के द्वारा, ध्यान देंगे, शिव के द्वारा। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकांड के अंतर्गत शिव पार्वती संवाद में भगवान शिव द्वारा यह चौपाई कहलवाई है। तो कौन सी चौपाई ये है कि सगुना ही अगुना ही ना ही कुछ भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप तो शिव पार्वती संवाद में कहलाया है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 है
वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद किसने पुष्टि मार्ग का जहाज जात है ज्वाको कुछ लेना हो सो लेव। तो पूछ रहा है कि वल्लभाचार्य की मृत्यु में किसने कहा है ये पंक्ति। तो ऑप्शन है सूरदास, नंददास, शीत स्वामी, विट्ठल नाथ। तो ये पंक्ति कही है विट्ठल नाथ ने। ध्यान देंगे, ये पंक्ति किसने कहा है, विट्ठल नाथ ने कहा है। पुष्टि मार्ग का जहाज जाता है जो पुष्टि मार्ग का जहाज जाता है सो जाको कछु लेने हो सो लेओ, यह कथन विट्ठल नाथ का है। इस कथन को गोसाई तुलसीदास ने सूरदास की मृत्यु पर कहा था। तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 है सूर सागर में जगह जगह दृष्टकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है। तो प्रश्न है सूर सागर में जगह जगह दृष्टकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है, यह सूरदास उक्त विचार किस आलोचक का है। तो ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब्रजेश्वर वर्मा, रामचंद्र शुक्ला, हरवंश लाल शर्मा। तो सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ला, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि सूर सागर में जगह जगह दृष्टकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर के साहित्य से संबंधित सूर साहित्य नामक ग्रंथ लिखा था। ध्यान देंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर के साहित्य से संबंधित सूर साहित्य नामक ग्रंथ लिखा है। अगला प्रश्न है 8। हाय रथ पालकी गयंद गृह ग्राम चारु, आखर लगाए तेल लाखन के शामा हौ। पंक्ति है पद्माकर की। ध्यान देंगे, हाय रथ पालकी गृहद ग्राम चारु, आखर लगाए लेत लाखन के सामा है। तो किसका पंक्ति है, ये पद्माकर की है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 कहता है पंक्ति दी गई है सावन आवन हेर सखी, मन भावन आवन चौप बिसेखी, छाए कहू घन आनंद जन संहारी, की ठौर ले भुलाल देखी, बूंदे बूंदे लगे सब अंग दंग, उल्टी गति आपने पपान पेखी, पौन सो जागत आग सुनी है, पैन पान ते लागत आँखें देखी। इस सवय में बिरहणी नायिका की स्थिति की मन स्थिति का चित्रण किया गया है। तो ऑप्शन है पुलक, मार्मिक चित्रण, रोमांच, संकोच। तो सही आंसर हो जाएगा मार्मिक स्थिति का चित्रण किया गया है। तो जो दिया गया सवैया है तो रीतमुक्त धारा के प्रमुख कवि घनानंद का है। इस सवैये में कवि ने नायिका की मन स्थिति का मार्मिक चित्रण किया है। तो घनानंद की और कौन कौन सी कृतियां हैं, तो घनानंद की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं, तो सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद, रसकेल वल्ली। ये घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियां हैं। अगला देखते हैं प्रश्न। प्रिय की सुधि सी ई सरिताए ए कानन कंतर सुजति, मैं तो नहीं किंतु ये मेरा हृदय किसी प्रीतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्राय सुख संवाद सन्निहित। उपयुक्त का पंक्तियां किस कवि की हैं। गुप्त, लाला भगवान दीन। तो ये पंक्तियां हैं राम नरेश त्रिपाठी की। ध्यान देंगे, प्रिय की शुद्ध सी ये सरिताएं ये कानन कंतर सुजचित। तो ये पंक्ति राम नरेश त्रिपाठी जी की है। राम नरेश त्रिपाठी की और भी पंक्ति जो रचनाएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं। इनकी पहली रचना है मिलन, जो 1917 ईस्वी में लिखी गई। दूसरी इनकी रचनाएं हैं प्रथिक, जो 1920 ईस्वी में। तीसरी है मानसी, 1927 ईस्वी में। चौथी इनकी रचना है स्वप्न, जो 1929 ईस्वी में। और पांचवी इनकी रचना है कविता कौमुदी, जो इसका जन्म 1929 के बाद ही है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 है नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता हैं। तो पूछा नाटक जारी है काव्य के रचयिता हैं। ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, चंद्रकांत देवताले, धूमिल, लीलाधर जागुड़ी। तो नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हैं
लीलाधर जागुड़ी। ध्यान देंगे, लीलाधर जागुड़ी के रचयिता हैं। नाटक जारी है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? लीलाधर जागुड़ी के तो शंखमुखी शिखरों पर इनकी रचना है। इस यात्रा में, रात अभी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है। तो ये इनकी रचनाएं हैं। और धूमिल की रचना कौन कौन सी है? ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है ये रचना। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये धूमिल की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? तो ध्यान देंगे, आग और राग का कहा जाता है। ध्यान देंगे, आग और राग का कवि दिनकर को कहा जाता है। तो दिनकर की कुछ रचनाएं देख लेते हैं। जो रेणुका 1935 में, हुंकार 1939 में, रसवंती 1940 में, द्वंद्व गीत 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, संवेदनी 1947 में, रश्मि रथी 1952 ईस्वी में और उर्वशी 1961 ईस्वी में, परशुराम की प्रतिज्ञा 1963 ईस्वी में और हारे का हरिनाम, ये इनकी रचनाएं हैं दिनकर जी की। निराला जी की कुछ रचनाएं देख लेते हैं। तो निराला जी की कुछ रचनाएं देख लेते हैं। पहली रचना है इनकी अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, ये किनकी रचनाएं हैं? निराला जी की हैं। और जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कौन कौन सी हैं? उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधर, कमायनी। और सुमित्रानंदन पंत जी की कौन कौन सी रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत की है उच्छ्वास, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, कला और बूढ़ा चांद, लोकयतन, चितांबरा। तो किनकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 13। विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित से किस उपन्यास के पात्र हैं? तो पूछ रहा है कि विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित किस उपन्यास के पात्र हैं? ऑप्शन है दीर्घ तपा, कितने चौराहे, मैला आंचल, परती परी कथा। तो विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये हैं मैला आंचल के। ध्यान देंगे, मैला आंचल के। विश्वनाथ प्रसाद मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। फणेश्वरनाथ रेणु द्वारा आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। रेणु की अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं? परती परिकथा 1957 ईस्वी, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे। किनकी रचना है ये? तो विश्वनाथ प्रसाद किस उपन्यास के पात्र हैं? तो मैला आंचल के। अगला प्रश्न है, बाल वया संधि और किशोर मन का मध्यनिक एक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? तो बाल वया संधि और किशोर मन का वर्णजनिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? ऑप्शन है जयवर्धन, शेखर एक जीवनी, सन्यासी, संघर्ष। तो शेखर एक जीवनी में बाल वया संधि और किशोर का मनोवैज्ञानिक अंकन हुआ है उपन्यास में। ये किसका उपन्यास? शेखर एक जीवनी, सचिदानंद हीरानंद वत्सायन का, अंजय जी का ये उपन्यास है। अंजय का उपन्यास और कौन कौन से हैं? शेखर एक जीवनी भाग 1 1940 ईस्वी में और भाग 2 1944 ईस्वी में, नदी के दीप 1951 ईस्वी में, अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मधुकर सिंह, शिव प्रसाद सिंह। तो आ कहानी के प्रवक्ता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा प्रसाद बिमल। आ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन है? गंगा प्रसाद बिमल हैं। जबकि महीप सिंह सचेतनी कहानी के आंदोलन के प्रवर्तक हैं। ये जो महीप सिंह है ये सचेतन कहानी के आंदोलन के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद का है? तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नाटक प्रेमचंद का है। पहला ऑप्शन है जय पराजय, रुपए तुम्हें खा गया, कृष्ण अर्जुन युद्ध, करबला। तो इसमें से कौन सा प्रेमचंद का नाटक है?
तो करबला इसमें प्रेमचंद का नाटक है, ध्यान देंगे करबला। करबला नाटक जो है प्रेमचंद का है। प्रेमचंद के 3 नाटक कौन कौन से? करबला 1928 ईस्वी में लिखा गया था, संग्राम 1922 ईस्वी में, और प्रेम की वादी। और जय पराजय किसका रचना है? जय पराजय रचना है उपेंद्र नाथ आश का है। और रुपए तुम्हें खा जाएंगे किसकी रचना है ये? तो ये है भागवती चरण वर्मा का है। और कृष्णार्जुन युद्ध 1918 ईस्वी में लिखा गया था, किनके द्वारा? माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया था ये। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है। नाथ संप्रदाय, प्रबंध प्रभाकर, साहित्य का मन, लालित मीमांसा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचित निबंध कौन सा नहीं है? लालित मीमांसा नहीं है, ध्यान देंगे। सॉरी लालित मीमांसा नहीं। प्रबंध प्रभाकर ये जो है रचना है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित नहीं है, ध्यान देंगे। प्रभाकर, प्रबंध प्रभाकर जो निबंध है ये इनके द्वारा लिखित नहीं। प्रबंध प्रभाकर 1933 में यह निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है बल्कि बाबू गुलाब राय द्वारा लिखा गया, ध्यान देंगे। प्रबंध प्रभाकर किसकी रचना है? तो बाबू गुलाब राय द्वारा है 1933 में। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। तो प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, राघव राघव, शिव कुमार मिश्र, शिवदान सिंह चौहान। तो प्रगतिवाद नाम के शिव कुमार मिश्र तथा शिवदान सिंह चौहान आलोचना ग्रंथों की रचना है। तो ध्यान देंगे ये प्रश्न जो है तो शिवदान सिंह चौहान और शिव कुमार मिश्र दोनों द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो शिवदान सिंह चौहान ने प्रगतिवाद की रचना 1946 में की थी और शिव कुमार मिश्र ने प्रगतिवाद रचना 1966 में की थी। ध्यान देंगे इस प्रश्न को, दोनों लोगों ने लिखा है अलग अलग सन में। तो दोनों लोगों का जो प्रश्न होगा यूजीसी जो है सभी अंकों को प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, तृतीयामिद व्यात प्रियते शक्तियूर्थ प्रतिभ्यास यह कथन किस आचार्य का है? तो ऑप्शन है भामा, रुद्रट, मम्मट, जयदेव। तो यह कथन किसका है? रुद्रट का है, ध्यान देंगे। किसका कथन है? रुद्रट का है। तृतीयमिदं व्यक्ति प्रति शक्तिम व्यक्ति प्रतिरभ्यसः यह कथन आचार्य रुद्रट का है। रुद्रट कश्मीर के निवासी थे। इनका समय 9वीं सदी है और 9वीं सदी का पूर्वार्ध है। रुद्रट का ग्रंथ कौन सा है? काव्यालंकार है, जिसमें कितने अध्याय हैं? 16 अध्याय हैं और 734 श्लोक हैं। और आचार्य मम्मट का कौन सा ग्रंथ है? अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 20। निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? ऑप्शन है उक्त विन्यास वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता। तो कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? तो है ऑप्शन हो जाएगा उक्त विन्यास का वक्रता। उक्त विन्यास वक्रता वक्रोक्ति का भेद नहीं है। वक्रोक्ति के प्रवर्तक किसे माना जाता है? आचार्य कुंतक को माना जाता है। ये अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति के कितने भेद बताए हैं? 6 भेद बताए हैं। कौन कौन से? वर्ण विन्यास का वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। अगला प्रश्न है, जन्म काल के दृश्य से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम अनुक्रम क्या है? तो जन्म काल के दृश्य से बता रहा है, तो देख लें कौन सा होगा, आप देख लें इसको। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कबीर, नानक, दादू, सुंदरदास। ये सही अनुक्रम हो जाएगा जन्म काल के दृष्टि से। कबीर का जन्म काल क्या है? 1398 ईस्वी और मृत्यु समय क्या है? 1518 कबीर का। नानक का जन्म काल है 1469 ईस्वी से 1538 ईस्वी तक और दादू का 1544 ईस्वी से 1603 ईस्वी तक और सुंदरदास का
1596 ईस्वी से 1689 ईस्वी तक जीवन काल है। तो जन्म काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम ये हो जाएगा। सुंदरदास का 1596 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो देख लें, रचना क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा ललित ललाम, शिवराज भूषण, पद्माभरण, नवरस तरंग। ललित ललाम कब लिखी गई? 1664 ईस्वी में, और किसकी रचना है? ये मतीराम की है। और शिवराज भूषण 1673 ईस्वी में, जो भूषण की रचना है। पद्माभरण जो है तो पद्माकर द्वारा रचित है। और नवरस तरंग 1817 ईस्वी में बेनी प्रवीण द्वारा लिखा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो ध्यान दें, जन्म काल के अनुसार पूछ रहा है कवियों का सही अनुक्रम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, श्रीधर पाठक, माहेश्वरी शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। श्रीधर पाठक का जन्मकाल क्या है? 1859, और मैथिली शरण गुप्त का 1886 ईस्वी, राम नरेश त्रिपाठी का 1889 ईस्वी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का 1899 ईस्वी। अगला है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो देख लें, प्रश्न क्रमांक 24, जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम पूछ रहा है। सहाय। बच्चन का जन्म काल है 1907 ईस्वी, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अजय का है 1911 ईस्वी, और गजानंद माधव मुक्तियोध का है 1917 ईस्वी, और रघुवीर सहाय का है 1929 ईस्वी। ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 25, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। तो देख लें, प्रकाशन वर्ष के अनुसार पूछ रहा है। प्रश्न को पढ़ लें। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अपनी खबर, नीड़ का निर्माण, फिर जूठन, शिकंजे का दर्द। तो अपनी खबर 1960 ईस्वी में पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखित है, और नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा है, और जूठन 1997 ईस्वी में ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित है, और शिकंजे का दर्द 2011 में सुशीला टकभौरे द्वारा लिखित है। तो सही आंसर हो जाएगा अपनी खबर, नीड़ का निर्माण फिर जूठन, शिकंजे का दर्द। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 26, प्रश्न क्रमांक 26 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो देख लें, प्रश्न क्रमांक 26, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरणार्थी, परिंदे, कामरेड, काकोट, डायन। तो शरणार्थी का प्रकाशन वर्ष है 1948 ईस्वी में, जो अजय द्वारा लिखी गया है, और परिंदे 1960 ईस्वी में, जो निर्मल वल्लभ द्वारा लिखा गया है, और कामरेड का कोट 1993 ईस्वी में, जो सृजय द्वारा। प्रश्न क्रमांक 27 है, कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो कुबेर नाथ के निबंध जो संग्रह है उनके बारे में पूछ रहा है। तो देख लें कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा गंधमादन, कामधेनु, मराल, आगम की नींव। गंधमादन 1972 ईस्वी में, कामधेनु 1980 ईस्वी में, और मराल 1993 ईस्वी में, और आगम की नाव 2002 ईस्वी में। ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 28,
प्रश्न क्रमांक 28 कहता है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है। तो प्रकाशन की दृष्टि से प्रसाद के जयशंकर प्रसाद के नाटक पूछ रहा है, तो देख लें। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सज्जन विशाख जन्मेजय का यज्ञ नाग यज्ञ ध्रुव स्वामी। सज्जन 1910 ईस्वी में, विशाख 1921 ईस्वी में, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 ईस्वी में और ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम है। तो ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे प्रश्न है ये। तो ध्यान दें दोस्तों, एक बार बता दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, और हमारे हिंदी साहित्य से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल में देखिए प्लेलिस्ट चेक करिए, उसमें MCQ और हिंदी साहित्य का इतिहास और जितने भी कवि परिचय हैं बहुत सारे हमने वीडियो डाल रखे हैं, तो देख लें। दोस्तों प्रश्न नंबर 29 देखें, रस सूत्रों के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम। तो देख लें रस सूत्रों के व्याख्या का सही अनुक्रम क्या है, पढ़ लें आराम से। भट्ट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। तो भट्ट लोलट जो दर्शन है मीमांसा दर्शन के, और उत्पत्तिवाद हैं, सिद्धांत कौन सा इनका है, उत्पत्तिवाद है। और शंकुक का है न्याय दर्शन जो है इनका, वो अनुवाद का सिद्धांत किए हैं। और भट्टनायक सांख्य दर्शन के हैं और भुक्तिवादी का सिद्धांत दिए हैं। और अभिनवगुप्त शैव दर्शन के हैं, अभिव्यक्तिवादी का सिद्धांत दिए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों का कालक्रम सही अनुक्रम है। तो निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम क्या है, देखने ध्यान दें, देखने इसको। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, रस मीमांसा, आलोचना के मान, नई कविता और अस्तित्ववाद। तो रस मीमांसा 1949 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है। आलोचना के मान 1958 ईस्वी में शिवदान सिंह चौहान द्वारा। और नई कविता 1973 ईस्वी में नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा। और नई कविता 1978 ईस्वी में रामविलास शर्मा। नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 में रामविलास शर्मा द्वारा लिखित है। तो ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लेखकों को उनकी रचनाओं को साथ सुमेलित कीजिए। तो देख लें, तो सही आंसर हो जाएगा विजय सेन सूरी रेवंत। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पहले का विजय सेन सूरी रेवांत गिरी रास, नरपति नाल बीसल देव रासो, शालिभद्र सूरी भारतेश्वर बाहुबली रास, और अशुग योगचार्या। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, देख लें ऑप्शन नंबर 2, 31 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संप्रदायों का उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो संप्रदाय दिए गए हैं और उनको सुमेलित करना है। तो देख लें, तो सही कोड कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, शिव संप्रदाय के रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य, और रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी, सनकादिक संप्रदाय के निम्बकाचार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दें। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 33, निम्नलिखित प्रबंध काव्यों को उनकी रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पार्ट दिया गया है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चांडी चरित्र
तो चंडी तीर्थ गुरु गोविंद सिंह। द्रोण पर संग्राम सार, तो कुलपति मिश्र की रचना है। हिम्मत बहादुर बिरदावली, तो राम सिंह। पहले का हो जाएगा तीसरा नंबर, दूसरे को हो जाएगा पहला नंबर, तीसरा का हो जाएगा चौथा नंबर और चौथे का हो जाएगा दूसरा नंबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 34। प्रश्न क्रमांक 34 कहता है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देख लें प्रश्न को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। प्रेम वाटिका सेनापति हो जाएगा। कवित्र रत्नाकर प्रेम वाटिका रसखान हो जाएगा। सॉरी, गलत हो गया, थोड़ा ध्यान देंगे। प्रेम वाटिका रसखान हो जाएगा। कवि रत्नाकर हो जाएगा सेनापति का। रस रतन हो जाएगा पोकर कवि का। तिल शतक हो जाएगा मुबारक। तो सामने सामने हो जाएगा पूरे आंसर, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 35। प्रश्न क्रमांक 35 कहता है निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचयिता के साथ सुमेलित कीजिए। तो रचना दी गई है, दूसरी तरफ कवि दिया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दें। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वनवेला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। उत्तरा सुमित्रा नंदन पंद्र का है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 36 कहता है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो काव्य पंक्तियां दी गई हैं और उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है, ध्यान दें। पढ़ लें इसको आराम से। पहली पंक्ति है प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। तो किसकी रचना है ये? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। दूसरा है इस पार प्रिय मधु है तुम हो उस पार न जाने क्या होगा। किसकी पंक्ति है ये है हरिवंश राय बच्चन की। तीसरा है अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वालों को। ये किसकी पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद की है। यह मंदिर का दीप इस नीरव जलन दो। ये किसकी पंक्ति है? ये है महादेवी वर्मा का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 37। निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध उपन्यासों का सुमेलित कीजिए। तो पात्र दिए गए हैं और उनके उपन्यासों से मिलाना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जयदेवपुरी, ये है झूठा सच के। किसकी रचना है झूठा सच? यशपाल की। चंद्रमाधव नदी के दीप, ये किसकी रचना है? ये है अंजय की। फूल बाबू, तो फूल अमृतलाल नागर की। तो देख लें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पात्र दिए गए हैं और कहानी से मिलाना है, ध्यान दें। प्रश्न को देख लें। आनंदी, दीनदयाल, डॉक्टर जयपाल, शंकर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आनंदी कौन सी कहानी के पात्र है? तो बड़े घर की बेटी की। किसकी रचना है ये? प्रेमचंद्र की।
दीनदयाल कौन से कहानी के रचनाकार हैं, मतलब पात्र हैं? तो जुलूस के। किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की। डॉक्टर जयपाल किस कहानी के पात्र हैं? तो मुठ की। किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की। और शंकर कौन सी कवि के कहानी के रचनाकार हैं, कहानी के पात्र हैं? तो सवा शेर गेहूं के। किसकी कहानी है ये सवा शेर गेहूं? तो सब प्रेमचंद्र की। जितनी भी कहानी दी गई है सब प्रेमचंद्र की कहानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रचनाओं को उनके नाट्य रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देख लें, चंद्रावली, विशस्य भीष्मो असधम, एक घूंट, करुणालय। तो नाट्य रूपों के साथ सुमेलित करना है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चंद्रावली नाटिका। किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और विशस्य भीष्मोत्तम भांड इसका नाट्य रूप है। जयशंकर प्रसाद द्वारा। और करुणालय प्रहसन है, किसके द्वारा लिखा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 40, निम्नलिखित आचार्यों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ आचार्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ ग्रंथ दिया गया है, तो सही आंसर क्या होगा? उसको मिलाना है। प्रश्न को पढ़ लें आराम से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अभिनव गुप्त, ध्वन्यालोक लोचन। ध्वन्यालोक लोचन की इनका ग्रंथ है। राजशेखर का कौन सा ग्रंथ है? काव्य मीमांसा। और महिम भट्ट का कौन सा ग्रंथ है? व्यक्ति विवेक। भोजराज का कौन सा ग्रंथ है? सरस्वती कंठ भरण। और काव्य प्रकाश किसका ग्रंथ है? मम्मट का। ध्यान देंगे इसको भी। अगला प्रश्न है जो दिया गया है, कूट दिया गया है। पहला स्थापना है कि पहला जो स्थापना दिया गया है और तर्क वाले प्रश्न है ये, जिनको ध्यान देंगे। पहला दिया गया है कि कविता आत्म प्रकाशन है जो केवल कवि के हृदय को आनंद प्रदान करती है। और तर्क है, इसलिए कविता को कवि की आत्मा आलोक माना गया जो समस्त लोगों को प्रकाशित करता है। तो कोड दिया गया है कि ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। कविता आत्म प्रकाशन ही नहीं बल्कि कविता पर कल्पना, अभिचिंतन, सांस्कृतिक सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव होता है जो केवल कवि को ही नहीं बल्कि समूचे लोग को आनंद प्रदान करती है। इसलिए कविता को कवि की आत्मा आलोक माना जाता है जो समस्त लोग को प्रकाशित करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है जो पहला स्थापना दिया गया है कि साहित्य समाज के सामूहिक हृदय का विकास है। और तर्क है, इसलिए समाज में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों को चित्रावृत्ति का इसमें अलग अलग विकास होता है। तो कोड दिया गया है, ए सही है, आर गलत है, ए सही है, आर सही है, ए गलत है, आर सही है, ए गलत है, आर गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए सही है, आर गलत है। बालकृष्ण भट्ट ने क्या लिखा है कि साहित्य समाज के सामूहिक हृदय का विकास है, कथन सत्य है, किंतु समाज में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों को चित्रावृत्ति की इनमें अलग अलग विकास होता है, यह कथन असत्य है। तो ये सत्य हो जाएगा और ये असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिथक सर्वाकलिक और सर्वदेशिक होते हैं। तर्क आ रहे हैं क्योंकि सभी देशों का जाति, अस्मिता और विश्वास एक जैसे हैं। तो इसमें कोड दिया गया है, ए गलत है, आर गलत है, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, ए सही है, आर सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए गलत है, आर गलत है, तो इसमें से दोनों गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 44। रहस्य भाव क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है। तो कोड दिया है ए सही है, आर सही है, ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ए सही है, आर सही है। रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति आवश्यक है और द्वैत की और अद्वैत का आभास भी, ये भी सही है। और क्योंकि एक अभाव का विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 45। प्रश्न क्रमांक 45 से स्थापना है कि भारतीय नृत्य आधुनिकता का प्रवेश द्वार है, और तर्क है कि क्योंकि भारतीय नृत्य युगीन साहित्य में पश्चिमी संस्कृति के संघर्ष सिद्ध भारतीयता का उदय हुआ है। तो ऑप्शन है ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर गलत है, ए सही है, आर सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर 1 भारतीय नृत्य आधुनिकता का प्रवेश द्वार सही है, और क्योंकि भारतीय नृत्य साहित्य में पश्चिमी संस्कृति के संघात से युद्ध भारतीयता का उदय हुआ है, ये गलत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें निर्देश दिए गए, इसको देख लें, पढ़ लें, इसी से प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसको हम सीधे उत्तर बताते जाएंगे। आप लोग इसको वीडियो को रोक के पढ़ लें एक बार आराम से। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है फल की विशेष आसक्ति कर्म के लाघव की वासना से उत्पन्न होती है, इस कथन के माध्यम से लेखक फल के बारे में अधिक असत्य से कर्म के प्रति उत्साह इजाफा होता है, और फल के लालच में जल्दी जल्दी कर्म करना दुर्घटना के कारण होता है। तो आप ऊपर पढ़ लेंगे वीडियो को रोक के, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फल के बिना अधिक समय अधिक आसक्ति के कर्म करने में रुचि घटती है। फल के विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। इस कथन के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि फल के बारे में अधिक आसक्ति से कर्म करने में रुचि घटती है। अगला प्रश्न है, ऊपर आप गंतव्य मान लेंगे, फिर प्रश्नों को देख लेंगे, हम प्रश्न उत्तर बताते जाते हैं। अगला प्रश्न है श्री कृष्ण के कर्म योग से फल शक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया था से तात्पर्य है। तो ऑप्शन है श्री कृष्ण ने कहा था कि सिर्फ कर्म करते जाओ और फल की चिंता ना करो। ऑप्शन दूसरा है श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म करते जाओ, सिर्फ फल की चिंता ना करो। ऑप्शन थर्ड है श्री कृष्ण ने कहा था कि यदि तुम निष्ठापूर्वक कर्म करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। और ऑप्शन 4 है श्री कृष्ण ने कहा था कि फल में आसक्ति की अधिकता कर्म के प्रति उत्साह में बाधक होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। श्री कृष्ण ने कहा था कि फल में आसक्ति की अधिकता कर्म के प्रति उत्साह में बाधक होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 48। आसक्ति प्रस्तुत है उपस्थित प्रश्न में ही ठीक कही जा सकती है, क्योंकि ऑप्शन है जो प्रस्तुत नहीं है उसकी इच्छा संकट का कारण बन सकती है, जो प्रस्तुत नहीं उसमें रुचि पैदा नहीं हो सकती है, कर्म प्रस्तुत है इसलिए उसके प्रति रुचि स्वाभाविक है, अप्रस्तुत की आकांक्षा मानसिक स्वास्थ्य की पहचान नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा और आराम से फिर आंसर दें। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 49। 4 आने रोज का अनुष्ठान करके व्यापार से लाभ की आशा करना गीता के विरुद्ध क्यों है? तो पहला इसमें वासना मिली हुई है, इसमें कम खर्चे करके ज़्यादा प्राप्त करने की लालसा है, इस कर्म में उत्साह के साथ लोभ जुड़ा है, इसके पीछे अंधविश्वास है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका इसमें वासना मिली हुई, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, इसमें वासना मिली है।
अगला प्रश्न है, जो लास्ट प्रश्न है हमारा, उपयुक्त अवतरण में फल की विशेष आसक्ति से लेखक के अभिप्राय है। तो उपयुक्त अवतरण में फल की विशेष आसक्ति से लेखक क्या अभिप्राय है? कर्म के प्रति अत्यधिक अनुराग, फल के प्रति अत्यधिक लोभ, कर्म और फल दोनों के प्रति अत्यधिक लोभ, कर्म के प्रति अनुराग और फल के प्रति उदासीनता। तो सही आंसर हो जाएगा फल के प्रति अत्यधिक लोभ, ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों ये 2017 का जो पेपर था उसको हमने सॉल्व कर लिया है। चैनल से जुड़े रहें और चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, और भी वीडियो देखने के लिए वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं और चेक करें, वहां से हिंदी साहित्य के बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो जुड़े रहें दोस्तों चैनल के साथ। धन्यवाद।